Hello and namaste everyone. So today we will do 20 MCQs on consumer behavior and buying motives. So this is very important topic for RPSC first grade commerce as well as UGC net commerce, and obviously assistant professor exam is also coming. So very important for the commerce related competitive exams, and especially I'm focusing more on MCQs because MCQs based questions are generally asked in every competitive exam except administrative exams. So let's start some MCQs, and I hope this videos will help you. Do like and don't forget to share and subscribe also. So let's start. So first of all, that why I write here that it is important for RPSC first grade commerce, because in the first grade commerce exam it is especially written that it is consumer behavior and buying motives. That's why. So अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स एंड प्रोसेसेस, हमें इस चैप्टर के अंदर हमें इन क्वेश्चंस के थ्रू यही समझना है कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, क्या उसके पीछे उसके बिहेव करने का कारण होता है, एंड क्या ऐसी प्रोसेसेस हैं जिससे वो कोई भी चीज़ खरीदने में इन्फ्लुएंस होता है, या ड्राइवर्स क्या हैं बेसिकली कोई भी चीज़ खरीदने के लिए. सो द first question is that which of the following is not a step in the consumer decision making process. Because when consumer takes decision, so obviously he or she follows some steps. तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टेप नहीं होता है. तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है सो आंसर इज़ वेरी इजी. एंड या पहले मुझे लगता है कि पहले थोड़ा सा थ्योरी मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए एंड देन MCQs कराने चाहिए, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड द एक्सप्लेनेशन इन दिस ऑल्सो. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराती हूँ एंड देन वी विल डू द MCQs पार्ट. सो देखिए, कंज्यूमर जब भी कोई डिसीजन लेता है तो सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करता है. प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम ही होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज लगता है कि मुझे एक बैग की ज़रूरत है, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. कि एक नीड को समझना भी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होता है. फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझे एक बैग की ज़रूरत है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है मेरे बैग की वजह से. तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, और सर्च करते करते मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. तो मैंने फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया, और फिर उसमें जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने परचेज़ कर लिया. और परचेज़ करने के बाद भी मुझे उससे अच्छा रिजल्ट मिला तो मैंने दोबारा वो चीज़ परचेज़ की, और अच्छा नहीं लगा तो मैं किसी और ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट कर गई. सो दैट इज़ ऑल द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट. नाउ यहाँ पर कहीं भी हमने प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं पढ़ा, जबकि आप MCQ में देखेंगे तो MCQ में लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेप नहीं होता है. तो अभी हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना स्टेप है, फिर उसके बारे में सर्च करना, इंफॉर्मेशन सर्च करना प्रोसेस है. पोस्ट परचेज डिसोनेंस, यानी कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आप दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी डिसीजन का पार्ट होता है. लेकिन प्रोडक्ट को इनोवेट करना इज़ नॉट अ step in consumer decision making process. So product innovation is the answer. Let's move to next question, and next question is that what is the primary focus of consumer behavior studies. जब भी हम consumer behavior को पढ़ते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए. तो देखिए, यहाँ पे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम यही जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है. मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, understanding consumer preferences and decisions. C option, increasing product cost, and D is brand endorsements. So what is the primary focus of consumer behavior studies? To understand the consumer preferences and decisions. So explanation part is that primary objective of consumer behavior studies टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर की नीड्स को समझना, प्रेफरेंसेस को समझना, एंड विच आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस देयर बाइंग डिसीजंस सो दैट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैन बी क्रिएटेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड डिसीजंस. Now next question is that what does the term buying motive refer to? Buying motive का क्या मतलब है.
द रीज़न फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट, बाइंग मोटिव मीन्स कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो, सिंपल। सो मोटिव क्या है उसको खरीदने का, तो रीज़न क्या है उसको खरीदने का, सो दिस इज़ द आंसर। एबिलिटी इज़ नॉट मोटिव, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज़ नॉट मोटिव, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट मोटिव। सो द करेक्ट आंसर इज़ दैट बाइंग मोटिव्स मीन्स कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो उसके पीछे मोटिव क्या है, रीज़न क्या है, वट आर द इंटरनल एंड वट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग अ कंज्यूमर टू परचेज दैट प्रोडक्ट। वो कुछ भी हो सकता है कि कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ड्यू टू इमोशन और ड्यू टू हिज रैशनल थिंकिंग, ड्यू टू सोशल और ड्यू टू साइकोलॉजिकल। बट द करेक्ट आंसर इज द बाइंग मोटिव मीन्स दैट what is the reason for buying a product. Now, which of the following is an emotional buying motive? So, emotional buying motive क्या होता है? Emotional buying motive means when you are not rational. जब आप rational नहीं हैं बल्कि आप इमोशनल हैं, दैट इज़ इमोशनल बाइंग मोटिव। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं। इमोशनल बाइंग मोटिव्स आर ड्राइवन बाय इमोशंस और फीलिंग्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इमोशंस एंड फीलिंग्स की वजह से खरीदते हैं, दैट इज़ इमोशनल बाइंग मोटिव। जैसे कंफर्ट एक इमोशनल फैक्टर है कि किसी चीज़ को यूज़ करने में या कोई चीज़ हम अपने कंफर्ट के लिए ख़रीदते हैं तो वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। जबकि प्राइस, वारंटी और ड्यूरेबिलिटी को देखकर ख़रीदते हैं तो वो रैशनल थिंकिंग होती है, यानी कि रैशनल मोटिव होता है। सो प्राइस, कंफर्ट, वारंटी एंड ड्यूरेबिलिटी। सो इमोशनल इज़ कंफर्ट, प्राइस, वारंटी एंड ड्यूरेबिलिटी इज़ रैशनल बाइंग मोटिव। ये हम रैशनल होकर खरीदते हैं, लेकिन कंफर्ट हमें इमोशंस की वजह से हम खरीदते हैं। Now the process of dividing the market into segment of consumers with similar needs, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ पर्टिकुलर प्लेस और हमने अपने कुछ कंज्यूमर्स जो हैं, ये वो कंज्यूमर्स हैं जिन्हें पर्टिकुलर एक नीड है, तो हमने इन कंज्यूमर्स को एक सेगमेंट के अंदर बना लिया। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सेगमेंटेशन। दिस इज़ नॉट पोजिशनिंग, दिस इज़ नॉट टारगेटिंग, दिस इज़ नॉट डिफ्रेंसिएशन। सो मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट। मार्केट के अंदर छोटे छोटे से आप ग्रुप्स बना लीजिए और इनकी सिमिलर नीड्स हैं, जैसे इनको एक तरीके का पेन चाहिए, इनको दूसरे तरीके का पेन चाहिए, तो इनके सिमिलर नीड्स हैं, तो उनको एक जगह पे रख लेना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। Now, what type of buying behavior involves a high level of consumer involvement and significant differences between brands? मीन्स कौन सा वो बिहेवियर है जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि हाँ, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो अलग अलग ब्रांड्स के बीच में डिफरेंसेस भी देख पाता है या देख पाती है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बाइंग बिहेवियर्स। सो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन पार्ट ही देखते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ऐसा होता है जहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ख़रीदने में, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके बैठा है एंड परसीव सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। मतलब वो हर ब्रांड को देख रहा है कि हाँ, इस ब्रांड की ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, सेकेंड ब्रांड का ये एडवांटेज है, सेकेंड ब्रांड का ये डिसएडवांटेज है, और फिर कंपैरिजन करके फिर एक प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। सो द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्स। हैबिट है तो ब्रांड नहीं देखते, हम अपनी हैबिट देखते हैं। वैरायटी के अंदर हम प्रोडक्ट की वैरायटीज़ देखते हैं, यहाँ पे हम कि ये प्रोडक्ट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड डिसोनेंस रिड्यूसिंग मीन्स जब आप पहले से कोई प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। मैस्लोज हायरार्की नीड्स, ये बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है क्लास 12th का, और फिर बिजनेस के मैनेजमेंट में भी पढ़ा जाता है। मैस्लोज हायरार्की नीड्स जो है वो कंज्यूमर जो होता है वो पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है, फिर सेफ्टी नीड्स पूरी करता है, इस तरीके से एक हायरार्की है, और फिर लास्ट में जाके सेल्फ स्टीम। तो यहाँ पे मैस्लोज हायरार्की नीड जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है, प्राइस सेंसिटिविटी, ब्रांड लॉयल्टी, बाइंग मोटिव्स बेस्ड ऑन नीड लेवल्स, या फिर द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे मैस्लोज हायरार्की नीड का मतलब यही होता है कि 5 तरीके की नीड्स होती हैं। फिजियोलॉजिकल मीन्स जैसे कि आपको फूड, ये सब बेसिक नीड्स आपकी पूरी हों। सेफ्टी, फिर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर भी सेफ चाहते हैं और हेल्थ भी। देन सोशल मीन्स सम फ्रेंड्स एंड ऑल, और फिर एस्टीम यानी कि जहाँ पे आप कुछ
मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर अपना कोई रेप्यूटेशन चाहते हैं। एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे किसी को गाना पसंद है तो वो म्यूजिशियन बनता है, सो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इन नीड्स की वजह से ही कंज्यूमर अलग अलग पॉइंट्स पर कुछ कुछ परचेज करता है, बाय करता है। तो मैस्लोज हायरार्की नीड जो है वो बाइंग मोटिव से बताता है अकॉर्डिंग टू नीड लेवल्स। जैसे अगर आप पहली नीड्स पे है तो पहली नीड पे ही आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं गिटार खरीदूँ, पहली नीड पे आप ये सोचेंगे कि मेरे पास फूड, क्लोथ एंड शेल्टर होना चाहिए। So that is physiological. Now, which is not a psychological factor including consumer behavior? So there are different factors which influence consumer behavior. साइकोलॉजी क्योंकि साइकोलॉजी भी खासकर बीएड के अंदर पढ़ाया जाता है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है। तो मोटिवेशन साइकोलॉजिकल होता है, लर्निंग भी साइकोलॉजिकल होता है, परसेप्शन किसी चीज़ को आप कैसे देखते हो ये भी आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ नॉट साइकोलॉजी, सो करेक्ट आंसर इज डी। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर कंज्यूमर बिहेवियर्स को ऑब्वियसली फ़र्क डालता है, जैसे कि मोटिवेशन क्या है, परसेप्शन क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, आपके बिलीव्स एटीट्यूड्स क्या है। लेकिन ये सब माइक्रो हो गए यानी कि आपके खुद से रिलेटेड हो गए। बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ अ मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर। देन व्हेन अ कंज्यूमर परचेजेज अ प्रोडक्ट टू इन्हेंस देयर सोशल स्टेटस, जब आप कोई चीज़ इसलिए ख़रीदते हैं कि सोसाइटी में आपका स्टेटस जो है वो बढ़े, तो ये किस तरीके का मोटिव है? रैशनल है, इमोशनल है, प्रेस्टीज है या फंक्शनल है? तो रैशनल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप सोसाइटी को दिखाने के लिए कुछ भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो, है ना। इमोशनल भी नहीं है क्योंकि आप अगेन ये प्रेस्टीज मोटिव है। प्रेस्टीज मोटिव मीन्स जहाँ पे आप दूसरों को दिखाने के लिए कोई भी चीज़ खरीदते हैं। तो प्रेस्टीज मोटिव मीन्स जहाँ पे डिज़ायर होती है सोशल स्टेटस को बढ़ाने की, जैसे कि लग्जरी आइटम्स को खरीदना ताकि आपकी वेल्थ पता चले, लोगों को स्टेटस पता चले, क्लास पता चले। सो प्रेस्टीज मोटिव इज़ द रीज़न। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसीव्ड रिस्क इन कंज्यूमर बिहेवियर। क्या मतलब है परसीव्ड रिस्क का? परसीव्ड रिस्क का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन ख़रीदा, तो अब हमें पता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद इसका नया वर्जन आ जाएगा, तो यानी कि वो रिस्क हम लेकर चल रहे हैं। सो दैट इज़ परसीव्ड रिस्क। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, यही इसका आंसर है कि हाँ ये प्रोडक्ट फेल हो सकता है भविष्य में, तो हम इसीलिए तो इतना रिस्क लेकर चलते हैं। सो दैट इज़ परसीव्ड रिस्क। तो परसीव्ड रिस्क का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को पता है कि एक अनसर्टेनिटी हो सकती है और या इस प्रोडक्ट का ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो ये हमने कुछ एमसीक्यूज़ किए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही आंसर करना है और इनकरेक्ट ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड all the best. Don't forget to like, share and subscribe.